हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज के लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आए हैं, और ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिए, आप वो जाके देख सकते हो। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय ना गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। इसमें दिया है वर्षा शाही कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सहायक गुण का स्रोत होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ तनाव में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव सिर्फ द्रव में लगता है और ये द्रव को खींचता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्षेत्रफल है ना वो घट जाता है। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप एक ब्रश लीजिए जिससे हम पेंट करते हैं, उसको सूखा देखिए और उसके बाद उसको लिक्विड में डुबो दीजिए, उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले से घट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप एक गिलास में पानी लें और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, देखिए वो सिक्का एकदम से पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको आराम से रखोगे सिक्के को, वो उसके पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर ही तैरता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? पृष्ठ तनाव। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बहुत बताया था। देखिए फ्रेंड्स, जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक संजक बल और एक असंजक बल। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फुल डिटेल में बताया था दोनों के बारे में, और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो संजक बल होता है वो सिर्फ एक ही पदार्थ के मध्य लगता है, और जो असंजक बल होता है वो विभिन्न पदार्थों के मध्य लगता है। इस वजह से हम पानी से भीग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ असंजक बल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। देखिए, मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि सापेक्ष गुरुत्व क्या होता है। देखिए, इसका यूज़ सिर्फ हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, और कंपैरिजन हम सभी पदार्थों का करते हैं जल के साथ। तो जल है इसमें हमारी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि आपकी कोई क्लास है और उसमें राहुल नाम का लड़का है और वो बहुत अच्छी राइटिंग करता है। आपकी क्लास में जितने भी नए लड़के आएंगे या फिर पुराने हैं, आप सबका कंपेयर किससे करोगे? राहुल से, क्योंकि राहुल की राइटिंग क्या है? सबसे अच्छी है। तो राहुल की रेटिंग क्या होगी? वहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी। और इसी तरह जल क्या हो गया हमारे पास? स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पे पदार्थ क्या है? 3 है, तो ये जल का कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 पारे का जो स्तर है ना वो बढ़ने लगेगा। देखिए, आपने दाबमापी देखा है ना? हाँ, जिससे हम प्रेशर को मापते हैं वही दाबमापी होता है। एक बेलजार एक जार जैसे होता है, ठीक है। जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर से वायु को धीरे 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 बाहर निकालेंगे तो तब क्या होगा? तो पारे का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखिए, जब भी हम वायु को धीरे धीरे जार में से निकालेंगे तो उसके आसपास का जो दबाव है ना वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। और कम होने के कारण ही पारे का जो स्तर है ना वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि विस्तार होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। दाब कम होगा और पारे का विस्तार ऊपर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्यानता के कारण, और हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस्कोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये हिंदी में नहीं देगा, आपको इंग्लिश में नाम दे देगा, वाइस्कोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि वाइस्कोसिटी क्या होता है। किसी भी तरल पदार्थ का वह गुण जो उसको फैलने से रोकता है उसी को हम वाइस्कोसिटी बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए, एक तरफ आपके पास जल है
ठीक है। आप जल को टंकी में से खोलिए, देखो कितनी तेज़ी से बहेगा, फैलता जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आप क्या कीजिए, शहद को नीचे गिरा के देखो, तो शहद की जो फैलने की स्पीड है ना वो कम होगी। इसका मतलब है जो वाइस्कोसिटी है वो शहद के अंदर ज़्यादा है और पानी के अंदर कम है, क्योंकि वो उसको फैलने से रोक रही है। बस ये है आसान भाषा में बिल्कुल। देखो किताबी भाषा में तो बहुत सारे कुछ होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसको आसान भाषा में सीखना पड़ेगा। अब आप अपने नोट्स में कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप किताबी भाषा लिख सकते हो या जो मैं बता रहा हूँ वो लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा, यानी कि उत्प्रेक्ष और भार। देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक जार है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है ऐसे, और मैं इसमें कोई वस्तु डुबो रहा हूँ ये वाली, तो पहला तो जो भार इस वाली वस्तु का भार है वो लगेगा, ठीक है, तभी तो ये डूब पाएगी। आप पानी में कुछ भी घेरिए वो अपने भार के अकॉर्डिंग डूबता है। अगर उसका भार कम है तो वो तैरता रहेगा, अगर ज़्यादा है तो डूब जाएगा। पहला तो उसका भार ही होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान होगा या उसका भार हो गया, ठीक है। ऑप्शन में द्रव्यमान भी लिखा आ सकता है, क्योंकि हमें बताया डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम और जी, ठीक है। एम बराबर द्रव्यमान और जी बराबर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो भार की जगह एम भी आ सकता है। और दूसरा बल लगता है उत्प्रेक्ष बल, जो कि ऊपर की तरफ लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं। अब देखिए आप इसको प्रेशर डालें नीचे से, ठीक है, और ये अगर इसका भार कम है तो ये एकदम पानी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है, उत्प्रेक्ष बल लग रहा है। आप किसी गेंद को जमीन पर गिर के देखें, ठीक है, वो वापस इतनी तेजी से नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप द्रव में गिरोगे तो पहला तो बल उस पर ऊपर का लगेगा कि उसका भार है, उसका द्रव्यमान है, और दूसरा बल लगेगा नीचे से, जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेक्ष बल यानी कि उत्प्लावन बल। और इसी बल को क्या कहते हैं हम, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 41 में दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है, यानी कि द्रव्यमान पाया जाता है। यदि वही लिफ्ट में a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का मापन कितना होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल आसान, ऑप्शन नंबर 4 शून्य होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो m होता है ना वो द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए आपको इस क्वेश्चन में दो बातें नोट करके लिखनी है। पहली नंबर तो ये, जब भी कभी त्वरण या समान त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी लिफ्ट तो उसके भार में हमेशा वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसा ही जब वो नीचे आएगी तो उसके भार में घटत होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों बातें आपको नोट करके लिखनी है। चेंज किस में होगा, भार में, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, सर्वाधिक गुरुत्व स्थिरांक का विमाय सूत्र कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, MLT। M क्या है, इसमें मास है यानी कि द्रव्यमान है, और L बराबर है हमारी लेंथ, ठीक है, यानी कि लंबाई, और T बराबर समय यानी कि टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43 में दिया है, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्विबोल्गी तरंगे। देखो कभी कभी यहाँ दी की जगह डी भी आ जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कभी भी, ठीक है। देख फ्रेंड्स, ये जो द्विबोली है ना, ये द्विबोली, ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने इनकी खोज की थी। और उन्होंने ये कहा था जब भी कोई कण, चाहे वो न्यूट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो, अपनी गतिमान अवस्था में होगा तो वह एक तरंग दैर्घ्य की तरह उसकी चाल को मापा जाएगा, तो उसकी चाल बराबर प्रकाश की चाल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन पर। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है केपलर का नियम, और केपलर के कितने नियम हैं, 3 नियम है।
चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे और 2006 में प्लूटो को हटा के अब उसमें बच गए 8। और 8 ग्रह के केंद्र में कौन है? सूर्य। और यह सबसे पहली बार किसने बताया था? निकोलस ने 1543 में। और उसका समर्थन किसने किया? गैलीलियो ने। और इसी खोज को आगे बढ़ाया न्यूटन ने। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? निकोलस ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले नियम के बारे में। तो उसने कहा था कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी के सभी ग्रह दीर्घावर्ताकार में। ठीक है फ्रेंड्स, ये है उसका पहला नियम। और इस चक्कर के बीच में हमने कोई काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है ऐसे करके। अब एक ग्रह मान लो कि यहाँ पे है और ये बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे में पार करता है, 5 घंटे में यहाँ पहुँचता है और 5 ही घंटे में यहाँ पे पहुँचता है और 5 ही घंटे में यहाँ पे पहुँचता है। तो जो भी दूरी वो 5-5 घंटे में चल रहा है तो वो क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है। समान समय से चली गई दूरी आपस में है बराबर। ये बताया था दूसरे नियम में किसने? केपलर ने। और तीसरे नियम में केपलर ने बोला था कि कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है पूरी की पूरी, उसका जो टाइम है, जो भी वो टाइम ले रहा है, उसका जो स्क्वायर है वो समानुपाती होगा उसके आर की क्यूब के। तो आर क्या है? देखिए, जैसे कि सूर्य है और ये ग्रह को इसका चक्कर लगा रहा है तो ये आर है इसकी त्रिज्या। और जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी ऐसे ऐसे टाइम भी बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तीनों के तीनों रूल आप अपनी बुक में नोट करके लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है वर्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है नंबर 1, समान वेग परिवर्तित त्वरण। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जब भी कोई पिंड वर्ताकार रास्ते पर एक निहित एक ही चाल में घूमता है उसी को एक सामान्यवर्ती गति कहते हैं। और देखिए फ्रेंड, सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई पिंड समान त्वरण से गति करता है तो उसका जितना भी भार होता है वो केंद्र की ओर होता है। लेकिन यह त्वरण जो है मात्रा में तो स्थायी होता है लेकिन इसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र पर प्रतिक्रिया करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण की तरफ। देख फ्रेंड्स, कोई भी अगर पिंड है या कोई भी वस्तु है उसका जितना भी संचित द्रव्यमान है वो उसका गुरुत्व केंद्र के बिंदु पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रेणी सेकंड लीवर। देख फ्रेंड्स, आपने उत्तोलक का नाम सुना है ना, तो ये उत्तोलक की सेकंड श्रेणी की बात कर रहा है। और ये जो एक पहिया ठेला है ये आपने ज़्यादातर देखा होगा भट्टे पर, इस पर ईंट ढोई जाती है और ये सेकंड उत्तोलक में आता है यानी कि द्वितीय वर्ग में। क्योंकि दूसरे प्रकार के लीवर में जो भार और प्रयास तथा केंद्र बिंदु के मध्य में लगता है और इसके ये सब उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, निम्न घनत्व। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह समझिए, जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर रहेगी, जो चीज़ भारी होगी वो नीचे रहेगी। सिंपल। बादल जो है वो हल्के होते हैं हवा से, इसलिए वो तैर पाते हैं। जिस तरह तेल तैर पाता है पानी में, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए तेल ऊपर तैर पाता है। इसलिए बादल वायुमंडल में तैर पाता है हवा में भी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप टू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 में यह है अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3% में। देखिए, आपको उसको सिंपल भाषा में समझिए, वायुमंडल में जो भी जल वाष्प है उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं ताकि हम उसका अनुमान लगा सकें और उसका डेटा निकाल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो आप लाइक भी कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस की रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये जब कर सकती है जब निम्न दाब हो और उच्च ताप हो, यानी कि जो प्रेशर हो वो नीचे हो और जो टेम्परेचर हो वो ऊपर हो, तभी जाके एक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसको नोट करके लिख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।